हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे और सीधा पहुंचेंगे प्राचीन छत्तीसगढ़, जहां हम मिलेंगे एक बहुत ही पावरफुल और क्रिएटिव डायनेस्टी से, सिरपुर के पांडु वंश से। इनकी कहानी सच में बहुत ही एक्साइटिंग है। तो आज का हमारा पूरा सफर इन 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लोग थे कौन, फिर देखेंगे कि इनका किंगडम कैसे बना, इनके 2 सबसे महान राजाओं के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि वो अपने पीछे क्या शानदार विरासत छोड़कर गए। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। भाई, आखिर ये पांडु वंश था कौन और छत्तीसगढ़ के इतिहास में इनका नाम इतने सम्मान से क्यों लिया जाता है? चलो पता लगाते हैं। तो देखो, इनकी कहानी शुरू होती है 6ठी शताब्दी में। इस टाइमलाइन को देखो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये डायनेस्टी कैसे शुरू हुई, फिर इंद्रबल जैसे राजाओं ने कैसे इसकी नींव मजबूत की। उसके बाद आएगा इनका पीक टाइम, तिवरदेव और बालाजुन जैसे महान राजाओं का दौर, और आखिर में हम देखेंगे कि इनकी लेगेसी आज भी हमारे साथ कैसे है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो, आदि पुरुष। इसका मतलब होता है किसी भी डायनेस्टी का सबसे पहला मेंबर, अ सॉर्ट ऑफ फाउंडिंग फादर। पांडु वंश के लिए कालिंजर के शिलालेखों के हिसाब से ये थे उदयन। इनके बारे में हमें ज्यादा तो नहीं पता, पर इन्हें ही इस वंश का आरंभकर्ता माना जाता है। चलिए अब कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि इस राजवंश की असली फाउंडेशन किसने रखी और कैसे रखी। तो इस डायनेस्टी के जो असली संस्थापक थे वो थे इंद्रबल, और ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि शरभपुरी राजा सुदेव राज के अंडर एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, जिन्हें सर्वाधिकृत कहते थे। इन्होंने बहुत स्मार्टली इंद्रपुर शहर बसाया और शरभपुरी राजकुमारी से शादी करके अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को रॉक सॉलिड बना लिया। अब देखो, एक साम्राज्य बनाना एक बात है, पर उसे संभालना, उसे मजबूत करना, वो असली काम है। और ये काम किया इंद्रबल के 4 बेटों ने, नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव और भवदेव। इन चारों ने मिलकर पांडु वंश की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि वो सदियों तक खड़ा रहा। लेकिन इन चारों में से ईशानदेव ने कुछ ऐसा किया जो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार मंदिर बनवाया था, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो इनका नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम बाद में फिर से आएगा जब हम एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करेंगे। अब हम पांडु वंश के सबसे पावरफुल और एम्बिशियस राजा के दौर में आ गए हैं, महाशिव तिवरदेव। इतिहासकार तिवरदेव के टाइम को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहते हैं। उत्कर्ष काल मतलब द एब्सोल्यूट पीक। ये वो समय था जब पांडु वंश पावर और इन्फ्लुएंस के शिखर पर था। और तिवरदेव की अचीवमेंट्स तो देखो जरा। उन्होंने सकल कौशलाधिपति का टाइटल लिया, मतलब पूरे कोसल इलाके का मालिक। सोचो कितना बड़ा टाइटल था ये। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने एम्पायर को ओडिशा तक फैला दिया था। उनके कॉइन्स पर गरुड़ा का निशान उनकी इसी भक्ति का सबूत है। चलो अब एक मजेदार ट्रिक टाइम, एग्जाम में बहुत काम आएगी। तिवरदेव के 3 इंपॉर्टेंट कॉपर प्लेट्स मिले हैं, बोंडा, बालोद और राजिम से। अब इन्हें याद रखने का सिंपल सा तरीका है बोबरा। बो से बोंडा, ब से बालोद और रा से राजिम, है ना इजी? अगर ये ट्रिक पसंद आई तो फटाफट वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तिवरदेव के बाद अब बारी है उस राजा की जिनके शासन को पांडु वंश का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान देना। इन दोनों महान राजाओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। तिवरदेव का जमाना था उत्कर्ष काल, मतलब एक्सपेंशन और पावर पर फोकस। वहीं बालार्जुन का जमाना था स्वर्ण काल, जहां आर्ट, कल्चर और पीस पर फोकस था। मतलब एक ने साम्राज्य को फैलाया तो दूसरे ने उसे सजाया संवारा। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने लगभग 60 साल राज किया। सोचो, उस जमाने में 60 साल, कमाल है। वो अपने पूर्वजों से अलग भगवान शिव के भक्त थे। उनका राज धार्मिक शांति और खुशहाली के लिए मशहूर था। और इतनी बड़ी बात है कि 639 ईडी में दुनिया के फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग ने सिरपुर विजिट किया और यहां की प्रॉस्पेरिटी की बहुत तारीफ की। पर बालार्जुन के राज से जुड़ा एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री भी है। कई हिस्ट्री की किताबों में साफ साफ लिखा है कि उनका एक भी सिक्का आज तक नहीं मिला है। स्ट्रेंज, राइट? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ दूसरे सोर्सेज
ये भी बताते हैं कि उनके सिक्कों पर भगवान शिव के सिंबल यानी बैल, वृषभ और त्रिशूल बने हुए थे। तो अब यहाँ एक पजल खड़ा हो जाता है ना? एक तरफ कह रहे हैं कोई सिक्का नहीं मिला, दूसरी तरफ सिक्कों का डिस्क्रिप्शन भी है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उनके सिक्के वक्त के साथ खत्म हो गए, या किसी ने उन्हें पिघला दिया? या हो सकता है जिन हिस्टोरियंस ने लिखा कि सिक्के नहीं मिले, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन ही ना मिली हो? आपको क्या लगता है? ये पजल हमें यही सिखाता है कि हिस्ट्री को समझना किसी डिटेक्टिव के काम से कम नहीं है। चलिए अब चलते हैं पांडु वंश की सबसे लास्टिंग लेगेसी की तरफ, मतलब उनके बनाए हुए वो अमेजिंग मंदिर जो आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स को अक्सर एक कंफ्यूजन होता है, जिसे आज हम हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। देखो, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भगवान विष्णु का है। इसे बालार्जुन की मां रानी वास्ता ने शुरू करवाया था। दूसरी तरफ खरौत का लक्ष्मणेश्वर मंदिर भगवान शिव का है और इसे इंद्रबल के बेटे ईशान देव ने बनवाया था। सो सिंपल, एक विष्णु का, दूसरा शिव का, एक सिरपुर में, दूसरा खरौद में। अब तो नहीं भूलोगे ना? तो चलो एक क्विक क्विज हो जाए। अभी अभी हमने जो पढ़ा उसी पर बेस्ड है। जल्दी से बताओ, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में फटाफट लिखो। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही जवाब देता है। तो आज का मेन टेक अवे क्या है? ये कि पांडुवंश सिर्फ एक रूलर्स की लाइन नहीं थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कल्चर, आर्ट और रिलीजन को एक नई शेप दी। उनके बनाए मंदिर, उनकी लेगेसी आज भी हमें उनके शानदार पास्ट की याद दिलाती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगा माइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।